हेलो मेरे 2025 वाले यूपी योद्धाओं, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान 2025 के बारे में। यानी बच्चों, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि बच्चों संपूर्ण किताब से होंगे। कौन से संपूर्ण किताब से? यानी कि अगर हम कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की एनसीईआरटी किताब की बात करें तो जो हमारे ये सभी जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न होंगे ये उससे ही होंगे, और प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में ये प्रश्न पूछे भी गए हैं। बच्चों, जो हमारा टारगेट है वो है 70 में से 70 नंबर लाने का 12th फिजिक्स में। ठीक विद्यार्थियों, 70 में से 70 नंबर लाने का हमारा टारगेट है, हमारा लक्ष्य है। तो आप लोग जरूर इसे पूरा करवाएंगे। ठीक है, आपके ही नंबर आएंगे तभी हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। बच्चों, अब की बार आप लोगों के 95% पार कराने हैं। कितने परसेंट? 95% अब की बार, इस बार के यानी कि 2025 के एग्जामिनेशन में आप लोगों के बच्चों 95% नंबर आप लोगों को पार कराने सभी सब्जेक्ट में। ठीक है, यानी जब आपका रिजल्ट आएगा, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन हम चेकिंग करेंगे और आप लोग जरूर लाइव आइएगा। तो लाइव चेकिंग करेंगे तो आप लोगों के बच्चों 95% पार होने चाहिए। कितने परसेंट मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 95% आप लोगों के पार होने चाहिए। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान भी हम करवाते हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश यानी कक्षा 12 के जितने भी सब्जेक्ट है, बायो वायो मैथ वैथ सब कुछ हम करवाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, मेहनत को अच्छे तरीके से जारी रखे रहना है। तो हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में। तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। बच्चों, जो हमारा सबसे पहला नंबर प्रश्न है ये आपके सामने आ गया है। ठीक है, हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, इसको आप गौर से पढ़िए। कह रहा है लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम अनुरूप उत्पन्न होता है। यानी कि जो लेंज का नियम है किसके संरक्षण के नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है। बच्चों, हमारे ऑप्शन है ऊर्जा के। ऐसे ही आप लोगों के एग्जामिनेशन में बच्चों ऑप्शन दिए रहेंगे और आप लोगों को टिक करना होगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करिए कौन से होगा भाई इसमें। ऊर्जा होगा कि ऊर्जा के अनुरूप उत्पन्न होता है, कि संवेग के अनुरूप उत्पन्न होता है, आवेश के अनुरूप उत्पन्न होता है, कि द्रव्यमान के अनुरूप उत्पन्न होता है। तो बच्चों, जो हमारा लेंज का नियम है वो ऊर्जा के अनुरूप क्या होता है, उत्पन्न होता है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, ऊर्जा के अनुरूप। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा का पता चलता है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का पता चलता है। बच्चों, हमारे आंसर हैं बायो सेवर्ट के नियम के द्वारा पता चलता है, कि लेंज के नियम के द्वारा पता चलता है, कि एम्पियर के नियम के द्वारा पता चलता है, कि बच्चों फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा पता चलता है। बताइए भाई। तो इसका बच्चों जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर बी होगा। कौन सा होगा? आंसर नंबर बी बच्चों होगा। लेंज के नियम के द्वारा पता चलता है कि प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा कौन सी होगी। ठीक विद्यार्थियों, ये हो गया आपका प्रश्न। आप लोग के बच्चों एक नंबर एकदम पक्का। बच्चों, एक नंबर में ही पूछा जाता है, लेकिन ये आपके 10 प्रश्न आते हैं बच्चों 10 नंबर में। ठीक है, तो हम संपूर्ण किताब के सभी अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न देख रहे हैं। ठीक विद्यार्थियों, अब चलते हैं आगे। बच्चों, जो हमारा अगला प्रश्न है वो है प्रेरकत्व। प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है बच्चों? प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? हमारा आंसर हमारा प्रेरकत्व मात्रा में जो ऑप्शन जो हमारे ओम प्रति सेकंड होता है, कि सेकंड प्रति ओम होता है, कि ओम सेकंड होता है, कि 1 प्रति ओम सेकंड होता है। तो बच्चों, जो इसका राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर सी होगा, ओम सेकंड। क्या होगा? ओम सेकंड। ये बच्चों आप लोगों को एक नंबर एकदम पक्का हो गया। यानी कि आप लोग इसको याद भी करते चलिए। ठीक विद्यार्थियों, अगर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट के फेयर बना रहे हैं तो उस पर इसको जरूर से जरूर नोट कर लीजिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों, जो हमारा अगला प्रश्न है वो है एक शुद्ध प्रेरकत्व में औसत शक्ति क्षय होती है। यानी कि जो एक शुद्ध अगर प्रेरकत्व हम ले लें उसमें कितनी औसत शक्ति क्षय होगी? 0 होगी, कि 1/4 Li² होगी, कि 2Li² होगी, कि 1/2 Li² होगी? बताइए भाई। तो बच्चों 1/2 Li² होगी। यानी आंसर नंबर डी हमारा जो है वो राइट आंसर है। ठीक विद्यार्थियों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, यानी कि जितने प्रश्न बताना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप लोग इनको जरूर से जरूर मेरे प्यारे विद्यार्थियों तैयार कर लीजिएगा। ठीक विद्यार्थियों, अगला जो हमारा प्रश्न है वो ये रहा।
प्रश्न नंबर 5वां बच्चों, ये क्या है, ये जो हमारा प्रश्न है वो न्यूमेरिकल में है। ठीक है, आप लोगों को टिक में आना है बच्चों, न्यूमेरिकल भी आते हैं टिक वाले में। ठीक है, बहुविकल्पी में आप लोगों को बच्चों न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 5वां नंबर हमारा प्रश्न है 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट की बैटरी से जोड़ी गई है। ठीक है बच्चों, 50 वोल्ट की बैटरी से जोड़ी गई है। कुंडली में संचित ऊर्जा होगी, यानी बच्चों कुंडली में हमको क्या ज्ञात करना है, संचित ऊर्जा ज्ञात करना है। तो इसको कैसे करेंगे बच्चों, ये न्यूमेरिकल है तो हम लोग न्यूमेरिकल समझेंगे। क्या करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग न्यूमेरिकल जो है समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे 10 ओम प्रतिरोध है, यानी आर हमारा कितना है भाई, आर से ही प्रतिरोध को डिनोट करते हैं। तो हमारा आर बराबर कितना है बच्चों, 10 ओम है। कितना है, 10 ओम है, 10 ओम। और जो हमारा एल है वो कितना है बच्चों, 10 हेनरी है। कितना है, प्रेरकत्व तो 10 हेनरी है। और आगे कह रहा है कि एक कुंडली 50 वोल्ट, यानी वी जो हमारा वी का बच्चों जो हमारा मान होगा वो कितना है, 50 वोल्ट है, 50 वोल्ट। ठीक विद्यार्थियों, हमारा वी कितना है, 50 वोल्ट है। तो बच्चे इसका सूत्र होता है धारा। हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले बच्चों धारा निकालेंगे। ठीक है, तो हमारा धारा आई होती है, धारा आई, धारा आई बराबर का सूत्र होता है बच्चों वी अपान आर। आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, वी अपान आर होता है। ठीक है, तो देखो हमारा V का मान कितना दे रखा है, 50 वोल्ट, 50 आ गया भाई। R कितना दे रखा है, 10, 10 आ गया भाई। बराबर कितना आ जाएगा, 10 पचे 50 आएगी, 5 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, धारा किसमें नापते, एम्पियर में, तो 5 एम्पियर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या का मान निकल गया है बच्चों, I का मान निकल गया है। ठीक है, अब कह रहा है संचित ऊर्जा हो क्या होगी, यानी संचित ऊर्जा हमें ज्ञात करना है। तो संचित ऊर्जा का सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, U बराबर 1/2 एल आई स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, U बराबर 1/2 एल आई स्क्वायर, ये होता है। तो देखो आगे देखते हैं इसमें। ठीक है, 1/2 लिख दिया इंटू एल, एल का मान बच्चों कितना है, 10 हेनरी। कितना है, 10 हेनरी। तो हम लोगों ने क्या लिख दिया बच्चों, एल का मान रख दिया यहाँ पे 10 हेनरी, इंटू आई का मान बच्चों हमने अभी अभी निकाला। कितना आई का मान निकल के आया, 5 एम्पियर, यहाँ पे 5। लेकिन बच्चों एल आई स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जो कट रहा है उसको काट दो। 2 5 जा कितना हो रहा है बच्चों, 10 हो रहा है। 2 5 जा 10, यानी कि बच्चों 5 जो हमारा कट गया है। ठीक विद्यार्थियों, अब देखते हैं आगे क्या आएगा। आ गया 5 इंटू 5 का स्क्वायर, यानी बच्चों 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना होता है, 25। ठीक है, अब 25 इंटू 5 कितना होगा बच्चों, 125। यानी बच्चों जो हमारा संचित ऊर्जा, ऊर्जा के मान कितना होता है बच्चों, जूल। तो यहाँ पे जूल आ जाएगा, यानी कि 125 जूल। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर में क्या 125 देख सकते हैं ना आप, 125 जूल निकल गया। ऐसे बच्चों हमको सॉल्व करना होता है अपनी रफ कॉपी में। ठीक है, जो आपकी परीक्षा यूपी बोर्ड की होगी उसमें बाएं साइड आपको लिखना है रफ कार्य, और इसको इसी में शामिल मतलब कि इसको हल करना है। आप अगर आपको आता है तो भाई ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग फटाफट इसको कर पाएंगे। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन के बच्चों, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछले वर्षों में भी ये पूछा गया है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या है, इसमें 125 जूल कहीं दे रखा है, तो भाई ऑप्शन नंबर पहले में ही 25 जूल दे रखा है। क्या दे रखा है भाई, 125 जूल हमने निकाला, तो 125 जूल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, 125 जूल संचित ऊर्जा। यानी कि ये बच्चों प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको एक बार नहीं 2 बार जरूर से जरूर इसको लगा लीजिएगा। ठीक है, अब बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ये बच्चों हमारा अगला प्रश्न है। ठीक विद्यार्थियों, अगले पेज पर हम लोग आ गए। तो हमारा अगला प्रश्न कह रहा है वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगे बच्चों कैसे उत्पन्न होती हैं, त्वरित आवेश द्वारा, आवेशहीन कण द्वारा, स्थिर आवेश द्वारा, कि बच्चों नियत वेग से गतिशील आवेश द्वारा। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या, त्वरित आवेश द्वारा। जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं बच्चों, त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती हैं। किसके द्वारा बच्चों, त्वरित आवेश के द्वारा ही उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो इसको आप याद कर लेना। यानी जितने मैं प्रश्न बता रहा हूं बच्चों, संपूर्ण किताब के अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं सब प्रश्नों को ये नहीं कह सकता ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यानी सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आप लोग सभी प्रश्नों को जरूर से जरूर करिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न हमारा वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है, यानी कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, अनुदैर्ध्य होती है कि अनुप्रस्थ होती है, दोनों ए और बी होती है, कि बच्चों इनमें से कोई नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा आंसर नंबर बी, अनुप्रस्थ होती है। यानी वैद्युत चुंबकीय तरंगों की जो प्रकृति होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो अनुप्रस्थ होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य की
वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, यानी सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? ऑप्शन नंबर ए है एक्स किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें हैं, रेडियो तरंगे हैं, अवरक्त किरणें हैं। तो बच्चों इनमें से आंसर क्या होगा आप लोग बताइए, कमेंट करिए। नहीं पता तो चलो मैं बताता हूँ जी। इसमें बच्चों जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो बच्चों रेडियो तरंगे होती है। कौन सी? ऑप्शन नंबर सी, रेडियो तरंगे होती हैं। कौन से बच्चों? ऑप्शन नंबर सी हमारा रेडियो तरंगे होती है। सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य की जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो बच्चों रेडियो तरंगे होती हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बच्चों हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? यानी जो ये ऑप्शन नंबर 4 दे रखे हैं उनमें से कौन सी ऐसी तरंग है जो वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो गामा किरणें हैं कि एक्स किरणें हैं कि अवरक्त विकिरण है कि बच्चों अल्फा किरणें हैं? तो इसको जो भाई जो कौन सी है वैद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं, यानी इसमें से वैद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सी नहीं है? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो बच्चों डी होगा, अल्फा किरणें। अल्फा किरणें क्या विद्यार्थियों? अल्फा किरणें जो होती हैं वो वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती हैं। गामा किरणें वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, एक्स किरणें होती हैं अवरक्त किरणें, यानी जो अल्फा किरणें होती हैं वो बच्चों वैद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बच्चों जो हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, इसको आप लोग गौर से देखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बच्चों को समझ में नहीं आता है लेकिन पेपर में जरूर आता है। ठीक विद्यार्थियों, तो इसको पहले अच्छे से पढ़िए आप। यदि ई तथा बी वैद्युत चुंबकीय तरंग के क्रमशः वैद्युत सदिश तथा चुंबकीय सदिश हो तब वैद्युत चुंबकीय तरंग के संरक्षण की दिशा अनुदिश होती है। किसके अनुदिश होती है? ई के अनुदिश होती है कि बी के अनुदिश होती है कि ई पॉइंट बी के अनुदिश होती है कि ई इंटू बी के अनुदिश होती है? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ई इंटू बी के अनुदिश होती है। किसके? ई इंटू बी के अनुदिश होती है। अगले प्रश्न की ओर मेरे प्यारे विद्यार्थी चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? बच्चों जो हमारा अगला प्रश्न है वो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक पूछ रहा है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोगों ने थोड़ी सी भी पढ़ाई की होगी तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, अब तो भाई पढ़ लीजिए क्योंकि समय बहुत ही ज़्यादा कम बचा हुआ है और हमारे पेपर जो है बहुत ही करीब है। ठीक है, तो आप लोग क्या करना है भाई, पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक बच्चों, जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होगा वो वेबर प्रति मीटर होगा कि वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होगा कि वेबर होगा कि वेबर मीटर होगा? तो बच्चों जो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। कौन सा? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है वो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक विद्यार्थियों, आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं बच्चों, हमारा अगला प्रश्न गौर से पढ़िए आप लोग। चुंबकीय क्षेत्र बी, क्या बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र बी के समांतर चाल, चुंबकीय क्षेत्र के बी समांतर चाल V, यानी चाल को V से डिनोट करते हैं वेग। ठीक है, से गतिशील आवेश Q पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल होगा। इसमें बच्चों आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी है, अगर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर बोल दे, ठीक है, अगर बच्चों समांतर बोल दे तो वहाँ पे बल शून्य हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? वहाँ पे बल शून्य हो जाता है। तो इसमें देखो ऑप्शन दिया रखा है क्यू बी प्रति मीटर, मीटर प्रति क्यू बी, और ये यहाँ पे शून्य भी दिया रहेगा। तो जो हमारा शून्य होगा बच्चों वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक विद्यार्थी, जो हमारा शून्य होगा वो राइट आंसर होगा क्योंकि यहाँ पे बच्चों समांतर चाल दे रखा है। ठीक है, अगर समांतर हो तो वहाँ पे वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है? शून्य, उस पर जो लगने वाला बल होता है वो बच्चों शून्य हो जाता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा प्रश्न तैयार हो गया। ठीक है, आप लोग जरूर इसको भी तैयार कर लीजिएगा। अगला बच्चों हमारा प्रश्न है, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, यानी कि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन का पथ होगा यानी उसका पथ किस तरह होगा? यानी अगर बच्चों चुंबकीय क्षेत्र में कोई इलेक्ट्रॉन प्रवेश लंबवत अगर प्रवेश करे तो उसका जो पथ होगा वो वृत्ताकार होगा। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, परवलयाकार होगा कि दीर्घ वृत्ताकार होगा कि सरल रेखीय होगा कि वृत्ताकार होगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कौन सा है बच्चों? वृत्ताकार, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर डी वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होगा?
तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक होगा टेस्ला होगा, कि वेबर प्रति मीटर होगा, कि न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होगा, कि ये सभी होंगे। तो बच्चों जो हमारा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का जो हमारा मात्रक होता है वो बच्चों टेस्ला भी होता है, ठीक है, वेबर प्रति मीटर भी होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी होता है, यानी बच्चों ये सभी होते हैं। एक मात्रक और होता है, ठीक है, तो ये सभी मात्रक होते हैं, तो यहाँ पे टिक कर देंगे ये सभी। क्या टिक कर देंगे बच्चों? ये सभी, यानी कि ये सभी मात्रक होते हैं। ऐसे इस प्रकार से आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न बच्चों पूछे जाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला बच्चों जो हमारा प्रश्न है वो है लेंज का नियम। क्या है? लेंज का नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है? यानी जो हमारा लेंज का नियम होगा वो किस राशि के संरक्षण पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण पर, कि आवेश संरक्षण पर, कि संवेग संरक्षण पर, कि द्रव्यमान संरक्षण पर। तो आप लोग कमेंट करिए किसके संरक्षण पर आधारित है। तो बच्चों जो ऊर्जा संरक्षण है इस पर आधारित है। किस पर? ऊर्जा जो लेंज का नियम है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ठीक विद्यार्थियों, लेंज का नियम। तो ये हमारे थे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि पिछले साल भी पूछे गए हैं, और बच्चों संपूर्ण किताब के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसके बच्चों? संपूर्ण किताब के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पसंद आए होंगे। तो मिलते हैं किसी और अन्य मोस्ट इंपॉर्टेंट एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों बाय बाय। क्या बच्चों? बाय बाय, ठीक है। और मैं जाते जाते आप लोगों को बता दूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, ठंडी वंडी को ध्यान मत दीजिए, क्योंकि जो हमारे पेपर है बच्चों बहुत ही ज़्यादा करीब आ गए हैं, ठीक है। यही टाइम है आप लोगों को जीरो से हीरो बनाने का। यानी अगर आप लोगों ने इस जो बचे हुए एक महीना है उस पर अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर ली तो बच्चों आप लोग हीरो बन जाएंगे, ठीक विद्यार्थियों। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं किसी एक वीडियो पे। तब तक के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों बाय बाय।